लास्ट लेक्चर्स में हम लोग देख रहे थे बोर मॉडल के अनुसार देख रहे थे कि अगर कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, जेड है। एटॉमिक नंबर का मतलब हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर एक प्रोटॉन की बात करें तो उसका चार्ज होता है E। एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? तो टोटल जेड प्रोटॉन्स पे कितना चार्ज होगा? जेड ही हो जाएगा कितना? जेड ही, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है जिस पे चार्ज माइनस ही होता है, बोर मॉडल के अनुसार वो इसके अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। मान लीजिए ये nth ऑर्बिट है। कौन सा ऑर्बिट है? अच्छा, आपको पता है n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुमने। अरे हाँ ना, कुछ बोलो यार, लगे कि आके बैठे हुए हो तुम लोग। लग रहा है इसको पढ़ा रहे हैं हम। अरे ये जो लटका हुआ है इसको n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, ठीक है। और ये होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। जैसे n की जगह पे अगर मान लीजिए 10 है का मतलब हुआ ये 10वां ऑर्बिट है, n की जगह पे 15 है मतलब हुआ ये 15वां ऑर्बिट, ऐसा होगा। मान लिया जाए इसका रेडियस कितना है, r है, वेलोसिटी कितनी है। तो आपको याद होगा कि हमने बहुत कुछ निकाला था। हमने रेडियस निकाला था। हम अभी ये मत बोलना सर कब, ऐसे ही मन में आ रहा है कब। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं है, वो आया था, मैं सपने में आया था आपके अब बाबू, अब उस समय तो तुम लोग मोबाइल चला रहे थे, सोए नहीं थे। तो जितने लोग उस समय सोए होंगे ना, उनको पता होगा। बाकी जो लोग खोए थे उनको नहीं पता होगा। तो हम लोगों ने निकाला था रेडियस, हम लोगों ने निकाली थी वेलोसिटी, ठीक है। हम लोगों ने एनर्जी निकाला था जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी था, पोटेंशियल एनर्जी भी था ना। शांत रहो ना, मैं रिवाइज करा देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी भी था, टोटल एनर्जी था। फिर हम लोगों ने टाइम पीरियड निकाला था। टाइम पीरियड का मतलब हुआ कि इसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। फिर हम लोगों ने इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाली थी। फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ 1 सेकंड वो कितना चक्कर लगा लेगा। अरे बोलो ना। हाँ, तो बहुत सारी चीजें आई थी। आइए देखते हैं वो क्या क्या आया था। सबसे पहले रेडियस जो था वो आया था 0.529 एंगस्ट्रम में था। और n स्क्वायर बाई कितना था? जेड था। n स्क्वायर बाई, चलो मैं याद करने का ट्रिक भी तुमको सिखाऊंगा, तो बहुत ध्यान से समझना और याद होना भी चाहिए। वेलोसिटी जो आया था वो आया था 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और जेड बाई एन आया था। बोलो एनर्जी, अब ध्यान से सुनिएगा। टोटल एनर्जी हमने जब निकाला था तो वो आया था -13.6। किसमें आया था? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया था। और ये आया था जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। इसी को खाली स्क्वायर कर देना होता है। इसी को क्या कर देना होता है? स्क्वायर कर देना होता है, ठीक है। जब हम लोगों ने टाइम पीरियड निकाला था तो वो आया था 1.51 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
16 सेकेंड, और ये आया था, ये आर वाला ही रहेगा, यही वाला रहेगा, बस एक एक गो बढ़ जाता है, तो ये एन का क्यूब हो जाएगा, जेड का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं ना समझे? अरे यार, ये एन स्क्वायर बाई जेड है, तो यही रहेगा, यानी ऊपर में एन, नीचे में जेड ही रहेगा। लेकिन एक को पावर बढ़ा दो तो इसका पावर एक बढ़ जाएगा तो 3 हो जाएगा, इसका पावर एक बढ़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। रही बात फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी तो 1 अपॉन टाइम पीरियड ना होता है। 1 अपॉन क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। तो बाबू 1 अपॉन टाइम पीरियड का मतलब इसको आपको पलटना है, तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू को पलटोगे ना तो आता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर 15। बोलो ना, और आंसर किस में आएगा? हर्ट्ज में आएगा। 1 अपॉन सेकेंड हर्ट्ज होता है, और ये चीज भी जस्ट पलट जाएगा, इसके लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या? एन का क्यूब आ जाएगा ना। अरे दिस इज नॉट गुड।
कोई बात नहीं है। जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। और ये तो मैंने लेक्चर के शुरुआत में बताया है। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर का मतलब हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ये, ठीक है। तो जेड स्क्वायर बाई एन का क्यूब आएगा। उसके बाद हमने देखो ये भी पढ़ा है ना कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मूव करता है तो वो कैसा नेचर शो करता है? वेव नेचर ना शो करता है। तो वेव नेचर शो करता है तो कुछ लैम्डा की वैल्यू होगी कि नहीं, बताइए। तो जो लैम्डा आया था वो आया था 3.32। 3.32, वेरी गुड। आंसर आएगा एंगस्ट्रम में। और ये जो रेडियस वाला है ना, यही वाला उतरता है, बोलो। लेकिन बस स्क्वायर गायब हो जाता है और ये n बाई जेड रह जाता है। ये सब देखिए हम लोगों ने निकाला था। और एक और रिलेशन हमने स्टैब्लिश किया था जिसमें हमने देखा था कि जो टोटल एनर्जी होता है ना वो काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर होता है, लेकिन सामने में क्या लगाना होता है? माइनस। माने काइनेटिक एनर्जी अगर 10 जूल है तो टोटल एनर्जी हो जाएगा -10 जूल, ऐसा है। और टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का जस्ट आधा होता है। पोटेंशियल एनर्जी का जस्ट आधा होता है। या पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का डबल हो जाएगा। आप इस 2 को इधर भेज दीजिए तो टोटल एनर्जी को ही डबल कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा क्या? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सारा चीज हम लोगों ने डिराइव किया था। तो डेरिवेशन जो है, अगर आपका लेक्चर छूट गया है, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग आ जाइएगा, लेकिन आप लोग आए नहीं। नहीं आए, मैंने रिक्वेस्ट किया था। और मुझे इतना दुख लगा कि मैंने अपना प्रोफेशन तक बदल लिया था। ठीक है, वो तो हमको कुछ लोग पकड़ के लेके आए कि चलिए। ठीक है, हाँ मैं जानता हूँ, ठीक है। हाँ सुनिए, अब सवाल है कि ये सब याद कैसे होगा? सुनो, ये सब याद कैसे होगा? तो याद करने के लिए देखो, न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है ना, ये 0.529 एंगस्ट्रम हो गया। अच्छा, 0.529 को लगभग हम 0.53 भी कह सकते हैं। अरे राउंड ऑफ करोगे, कौन डेसिमल के 3 अंक तक कोई कैलकुलेशन करता है क्या? तो राउंड ऑफ करोगे, 9 हटेगा 2, क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। वैसे भी 29-30 के बराबर है, लगभग 529-530 के बराबर। तो लगभग में 0.53 भी यूज किया जाता है एंगस्ट्रम। और ये हो जाएगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या? जेड हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमको कैसे याद होगा। चाहे तुम भी सोच रहे होगा ना कि इतना खतरनाक चीज सर को कैसे याद है। नहीं, इतना रट्टू मैं भी नहीं हूं। तो किसी भी चीज को याद करने के लिए ना थोड़ा बहुत अगर उसमें हाँ रिलेशन वगैरह ढूंढा जाए, कोई ट्रिक वगैरह निकाला जाए तो आसानी से याद होता है। अदरवाइज जैसे ही पकड़ के रट लोगे ना तो बड़ा कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन न्यूमेरिकल वैल्यूज में नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। ये जनरली याद हो जाता है। ये चाहे ये सब याद हो जाएगा। कंफ्यूजन इसमें होगा कि किसमें n ऊपर था, किसमें z नीचे था, और किसमें z ऊपर था, किसमें n नीचे था। तुम देखो ना, इसमें देखो n ऊपर है z नीचे है, लेकिन इसमें z ऊपर है और n कहाँ है? नीचे। ऐसा है कहानी? अरे बोलो। ठीक है, अब सुनो, ट्रिक समझना याद करने का। एक जो एकदम तुमको रटा हुआ होना चाहिए, उसके लिए मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, वो है एनर्जी का, क्योंकि सबसे ज्यादा यही यूज भी होता है। ये एकदम रटो तुमको जितना टाइम लग जाए। बोलो एनर्जी कितना होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अरे बोलो, जेड स्क्वायर बाई क्या? तो इसको तुम पहले रट लो, फिर बाकी सबके लिए हम लोग ट्रिक देखेंगे। क्लियर है? शांत हो जाइए। ये रटा गया? हटा के मैं किसी से पूछूं इसमें से? बोलो, किसी से पूछ लूं? बोलो जल्दी। तुम बताओ, तुम टोपी वाला बताओ, तुम बहुत दिन बाद हमको दिखाई दे रहा है। बताओ एनर्जी का फॉर्मूला कितना आया था? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाई, रटा गया ना? ये रटा गया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, हाँ बाकी सब के लिए देखिए, शांत हो जाइए। बाकी सब के लिए देखिए, ट्रिक ये है कि इतना तो कंफर्म है कि जेड अगर ऊपर होगा तो एन
नीचे होगा, और जेड अगर नीचे होगा तो एन ऊपर होगा। तो ये फालतू सा ट्रिक है, लेकिन इतना तो कंफर्म है ना कि दोनों ऊपर चाहे दोनों नीचे नहीं होता है। बोलिए ना। रही बात रेडियस की, तो कैसे पता करें कि रेडियस के केस में एन ऊपर होगा कि एन नीचे होगा? अरे यार, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। अगर एन की वैल्यू कम होगी तो रेडियस भी, नहीं समझे? मान लो मैं पूछूं कि ये एन इज इक्वल टू 1 है, क्या है? अरे एन इज इक्वल टू क्या है? आई मान लो एन इज इक्वल टू 2 है, मान लो ये एन इज इक्वल टू 3। तो तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि जितना एन बढ़ता जाएगा उतना रेडियस भी बढ़ता जाएगा? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। सेकंड ऑर्बिट का रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट से ज्यादा होगा कि नहीं? तो रेडियस के केस में देखिए, हमको एक बात तो याद हो गया कि एन बढ़ेगा तो आर भी बढ़े, यानी एन ऊपर होना चाहिए। एन ऊपर होगा तो बाबू जेड कहाँ होगा? नीचे होगा। तो रेडियस के केस में आप मतलब एक स्क्वायर थोड़ा सा आपको अलग से याद करना पड़ेगा, ठीक है? माने एन ऊपर होगा जेड नीचे होगा, ये कंफर्म हो गया ना? तो ये याद करना पड़ेगा, लेकिन कि एन का स्क्वायर होता है एक्चुअली। एन का क्या होता है? स्क्वायर होता है, और नीचे में तब जेड आता है। रही बात, हाँ बोलो। रही बात वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी के लिए ये चीज कैसे याद करें हम लोग? इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ये रटना पड़ेगा आपको। ये कैसे याद करें? तो मैंने देखो दो तरीके से याद किया है। आप वो दोनों तरीका जानना चाहेंगे? मैंने ऐसे मतलब मेरे दिमाग में ऐसा है कि जो रिलेशन क्या कहा जाता है रेडियस के लिए आता है, उसका उल्टा हो जाता है वेलोसिटी में। यानी वेलोसिटी में जेड चला जाएगा ऊपर, एन चला जाएगा नीचे, और वेलोसिटी वाले केस में कोई स्क्वायर नहीं होता है। एक लॉजिक ये है। दूसरा लॉजिक ये है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमको अगर वी निकालना है तो कहीं ना कहीं स्क्वायर उधर जाकर रूट बनेगा ना। यानी अगर आपको एनर्जी का पता है, नहीं समझे? किसका पता है? एनर्जी का पता है, तो स्क्वायर को उधर ले जाके रूट बना देना। अरे बोलो ना। तो तुमको वेलोसिटी का मिल जाएगा। एनर्जी का हमने रटा हुआ है जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो इसी में रूट लगा दोगे तो जेड बाई एन नहीं हो जाएगा? तो वेलोसिटी का तो मैंने अलग से याद किया ही नहीं है। मुझको एनर्जी का याद है जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। मैं दोनों स्क्वायर हटा देता हूं, बोलो, तो हो जाता है जेड बाई, अच्छा है ऐसे भी समझो, वेलोसिटी जेड बाई एन है, तब है ना एनर्जी जो कि हाफ एम भी स्क्वायर होता है। तो जाहिर सी बात है इसका स्क्वायर करेंगे तबे नहीं आएगा। तो इससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है? रही बात टाइम पीरियड कैसे याद किया जाए, तो बाबू टाइम पीरियड का मतलब हुआ एक चक्कर लगाने में लगा हुआ समय। तो 9वीं क्लास वाला फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस का मतलब 2 पाई आर अपॉन स्पीड का मतलब क्या हो गया? वी हो गया ना। अब देखो ऊपर में क्या है बताओ? आर है। तो टाइम पीरियड के लिए भी जो रिलेशन लिखा जाएगा वो कैसा वाला होगा? रेडियस वाला ही होगा। अब रेडियस वाला हमने रटा हुआ है, कितना होता है? एन स्क्वायर बाई जेड होता है। तो इसमें भी वही आएगा, बस आप ऐसे याद कर लीजिए कि जब टाइम पीरियड आप लिख रहे होइएगा तो पावर एक एक बढ़ा दीजिएगा। तो ये एन स्क्वायर बाई जेड है, तो यहां भी वही आएगा, एन ऊपर और जेड नीचे, बस पावर एक एक बढ़ जाएगा का मतलब एन क्यूब बाई जेड का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। टाइम पीरियड वाला अगर हमको याद है तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमको क्या करना होता है? इसको पलटना होता है। अरे बोलो ना, इसको पलटना होता है। तो ऐसे करके हम ये याद कर लेंगे। आखिरी वाला जो लैम्डा है कि ये एन बाई जेड मुझको कैसे याद है, तो सुनो, हमने द ब्रोई वेवलेंथ के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि ये जितना नंबर ऑर्बिट होता है ना उतना ही वेव बनता है। मैंने कहने का मतलब है कि ये अगर छठा ऑर्बिट है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो कितना वेव बनाएगा? टोटल 6 वेव्स बनाएगा। बोलिए कितना वेव बनाएगा? 6 वेव्स बनाएगा, ठीक है? यार कितने लोगों ने दोनों लेक्चर देखा है? तुम दांत चिया रहे, तुम पढ़ा काहे नहीं है? रिचार्ज नहीं था? बेवकूफ बनाता है सब।
कोई बात नहीं है, तो जितने लोगों ने पढ़ेगा फिर से हाथ उठाइएगा, मैं उन्हीं लोगों को पढ़ाऊंगा सिर्फ आज। ठीक है, ठीक है। देखो देखो इधर देखो, मैं कह रहा था बाबू, भुला गया सब कि ये जितना नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है उतना ही वेव बनता है। अगर ये छठा ऑर्बिट है तो टोटल कितना वेव बनेगा? 6 गो वेव गिन के बनेगा। अरे बोलो, अगर ये 10वां ऑर्बिट है तो 10 वेव बनेगा। अगर ये nth ऑर्बिट है तो टोटल कितना वेव बनेगा? अरे टोटल कितना वेव बनेगा? n वेव बनेगा ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर यहां से लेकर यहां तक लैम्डा है तो टोटल n वेव न बना है, तो पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी? n लैम्डा। अरे भाई अगर 10 वेव होता तो 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा करके 10 लैम्डा हो जाता। फिलहाल n वेव है तो ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी? n लैम्डा हो जाएगी ना। और ज्योमेट्री के हिसाब से देखा जाए तो ये लंबाई कितना होता है? 2 पाई r होता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा कहीं ना कहीं 2 पाई r बाई n। 2 पाई r बाई क्या? n। यानी कि जब हम लोग लैम्डा लिख रहे होंगे तो उसमें हमको ये याद रखना है कि 2 पाई r बाई क्या होता है? n होता है। तो कुछ नहीं है, आपको रेडियस वाला तो याद है ना, n स्क्वायर बाई z होता है। तो उसी को n से डिवाइड करना है आपको। तो n स्क्वायर को अगर n से डिवाइड कर दोगे तो n कट नहीं जाएगा और सिर्फ n बाई जेड नहीं मिलेगा। तो इतना समय गुजार लिया हमने इन फॉर्मूलों के साथ, तो बहुत हद तक थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि हमको इसको कैसे याद करना है। थोड़ा सा नहीं, ऐसे तो तुम नहीं याद कर पाओगे, तुम यकीन मानो, ठीक है। ऐसे तुम मत ये करो, इसे खजुआने से नहीं होता है, ठीक है। हाँ, मतलब अब नोट लोगे, 10 दिन बाद फिर पूछा जाएगा कि बताओ किसमें n ऊपर था किसमें z नीचे था, तो सब मिला जुला के बराबर हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। वही सारा इधर लिस्ट लिखा हुआ है। और इन फॉर्मूलों से एक चीज तो क्लियर है कि जैसे अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z होगा। रेडियस की बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर होगा, ऐसा होगा। तो इनको अलग से थोड़ी याद करना, फॉर्मूले याद है तो ऐसे ही याद हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? अच्छा, यहाँ पर r होगा ना, ठीक है, वो तो समझ रहे हो। यहाँ पर क्या होगा बताइए? r हो जाएगा। बाकी क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कहानी कुछ ऐसी है कि मान लीजिए कि ये कोई एलिमेंट है और उसका न्यूक्लियस है ये। अरे बोलो यार। हाँ, ये मान लो कि एक ऑर्बिट है, ये मान लो बाबू दूसरा ऑर्बिट है, ठीक उसी तरीके से ये तीसरा ऑर्बिट है, ये चौथा ऑर्बिट है, ऐसा है। अब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से कूद के यहां जा रहा है, तो ये हो गया अपर ऑर्बिट, ये हो गया लोअर ऑर्बिट। ये समझ रहे हो? अरे नंबरिंग में अगर हम देखें तो n इक्वल टू 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये तो जो 2 है वो लोअर है, जो 3 है वो अपर है। अपर ऑर्बिट के नंबर को ना इस पूरे चैप्टर में हम लोग दिखाया करेंगे n2 से, और लोअर ऑर्बिट के नंबर को दिखाया करेंगे n1 से। कोई जरूरी नहीं है कि ये 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑर्बिट्स ही होने चाहिए, मतलब ये 2 है तो ये 3 ही होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि यहां से यहां जाए, नहीं समझ रहे हो, डायरेक्ट कूद के यहां से यहां जाए, तब उस केस में तब हम इसको ले लेंगे क्या? n2, इसको ले लेंगे क्या? n1। एक बात हम जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपने अपर से लोअर में आता है तो वो फोटोन रिलीज करता है, वो एनर्जी रिलीज करता है। देखो, ऊपर जाने के लिए उसका एनर्जी चाहिए, लेकिन नीचे आने के लिए वो एनर्जी को रिलीज करेगा। तो बाबू अगर ये एनर्जी रिलीज करता है, चाहे ये भी एनर्जी, और वो एनर्जी कितनी है बताइए? अगर E है तो ये E आपको मिलेगा कैसे? इसके लिए आपको ज्यादा वाली एनर्जी में से कम वाली एनर्जी को घटाना पड़ेगा। और आपको पता है कि जो बाहर होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, जो अंदर होता है उसकी एनर्जी कम होती है। इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे न्यूक्लियस के करीब जाता जाएगा उसकी एनर्जी भी कम होती जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसकी एनर्जी में से इसकी एनर्जी को घटाएंगे, यानी एनर्जी ऑफ n2 में से घटाया जाएगा एनर्जी ऑफ क्या? n1 को। जैसे एग्जांपल के लिए लो ना, मान लो, छोड़ो हटाओ नेगेटिव वेगेटिव, बताओ इसकी एनर्जी अगर 50 जूल है, इसकी एनर्जी अगर 40 जूल है, और किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना है,
वो कितनी एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा? 10 जूल का। और ये मिला कैसे आपको? इसकी एनर्जी में से इसकी एनर्जी को घटा के मिला। तो ये ना करेंगे हम लोग, N2 की एनर्जी में से N1 की एनर्जी को घटा लेंगे। अब एनर्जी का फॉर्मूला आपने रटा है अभी अभी, बोलिए, तुम बोलो। माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई, हम वही लिखने जा रहे हैं। देखिए क्या लिखने जा रहे हैं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बोलो बाबू जेड स्क्वायर। तो मान लो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? जेड है, तो जेड स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई N2 की ना बात हो रही है, तो एन स्क्वायर की जगह क्या लिखा जाएगा? माइनस, अब एनर्जी ऑफ N1 कितना होगा? एनर्जी ऑफ N1 कितना होगा? तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई N1 स्क्वायर। अब एक बात बताइए, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जेड स्क्वायर जो है वो कॉमन हो गया, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, सब निकल गया है, बस 1/N1 स्क्वायर ही ना बचेगा। और बाबू ये माइनस में, सॉरी माइनस माइनस प्लस में है, लेकिन ये तो माइनस में ना बचेगा, तो बचेगा -1 कितना? N2 का स्क्वायर। इतनी एनर्जी का फोटोन रिलीज्ड होने वाला है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है? चलिए बोलिए कितना है। अगर मान लीजिए, अच्छा एक और चीज बता दूं मैं आपको, शांत हो जाइए। एक और चीज बता दूं कि बार बार ऐसे गोल गोल तुमको नहीं देगा, तुमको ऐसे देगा, एक ये दे देगा और एक ये दे देगा, बोलेगा ये है तुम्हारा N2 और ये है, तो ये लोअर ऑर्बिट के लिए और ये अपर ऑर्बिट के लिए। और कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ आता है तो वो कितनी एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा? तो फॉर्मूला है, बोलो बोलो। नहीं, नो माइनस, यहाँ माइनस मैंने नहीं लिया है, यहाँ माइनस मैंने, अगर यहाँ मैं माइनस लूंगा तब यहाँ N2 और फिर यहाँ N1 लिखना होगा, जबकि मैं चाहता हूं कि पहले मैं क्या रखूं, याद करना आसान होता है। बोलो, तुमको याद है वो जो हम लोगों ने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा है? क्या पढ़ा है? म्यू, मार डालेंगे अगर नहीं बोलोगे, अभी पूछूंगा मैं तुमको। तो तुम्हें तो बीकी बताएगा, बीकी। हाँ, ए लड़का रे, लेंस मेकर फॉर्मूला है ये, मैं हिंट देता हूं, 1 फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू, बैक, वो लेंस फॉर्मूला है, लेंस। चलो और हिंट देता हूं, म्यू ऑफ लेंस, म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ, क्या कर रहे हैं रे तुम लोग? म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग -1, 1/R1 -1/R2। यार ऐसे ना करते हैं हम लोग। तो मैंने कहने का मतलब R1 पहले होता है R2। बैठ जाओ बैठ जाओ, रहने तुम। तुम लोग कैसा आदमी है। चलो कोई बात नहीं, तो हमने यहाँ माइनस साइन नहीं निकाला है बाहर, हमने बाहर माइनस साइन नहीं निकाला है, तो यहां पर आया है 1/N1 स्क्वायर -1/N2 स्क्वायर। चलिए याद हो गया। पूछूं मैं आप लोगों से, किसी से पूछ लूं? हाँ तुम बताएगा, सेकंड लास्ट बॉय। हाँ बोलो बोलो, कितनी एनर्जी का फोटोन रिलीज होता है? थर्टीन पॉइंट 6, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। और क्या आएगा? क्या? जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर -1/N1 क्या है? N2 क्या है? तो ये लोअर ऑर्बिट है, ये अपर ऑर्बिट है, ऐसा करना है, ठीक है? चलिए बैठिए। ठीक है, अब सुनिए, ये थी एनर्जी। अब हमको निकालना है कि ये जो फोटोन रिलीज हुआ है इसका वेवलेंथ कितना है। तो बाबू एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc/λ, याद है? तो ये हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर -1/N2 स्क्वायर, ठीक है? अब एक बात बताइए, h एक कांस्टेंट है, c भी एक कांस्टेंट है, और ये लोग भी एक कांस्टेंट ही हैं।
तो अगर हम इनको नीचे लेके चले जाएं तो ये कांस्टेंट और ये दोनों कांस्टेंट मिल के भी तो एक कांस्टेंट ही ना बनेगा बच्चों। उस कांस्टेंट को कहा जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? रिडबर्ग कांस्टेंट। RYD रिड BERG रिडबर्ग कांस्टेंट बोला जाता है। और बाकी सब जो है उसको छाप दीजिए। Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1 एक बार फिर से समझिए कैसे आया है। H और C कांस्टेंट्स हैं, ये भी क्या है? कांस्टेंट है, तो ये नीचे जाएगा। कांस्टेंट अपन कांस्टेंट कांस्टेंट ही ना होगा, तो ये आया है कितना? R आया है। ठीक है। 1/λ को कहा जाता है वेव नंबर और डिनोट किया जाता है न्यू बार। कैसे डिनोट करते हैं? न्यू बार से डिनोट करते हैं। R इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1 क्या? n2 स्क्वायर। तो ये चीज भी देखिए आपको याद रखना पड़ेगा। अरे ये न्यू बार कुछ और नहीं है, 1/λ है और इसको कहा जाता है वेव नंबर। एक बार फिर से बोलिए, 1/λ को क्या बोला जाता है? वेव नंबर। इससे पता चलता है कि 1 मीटर में टोटल कितना नंबर ऑफ वेव है। 1 मीटर में 50 वेव है कि 100 वेव है कि कितना है, ये हमको यहां से मिलेगा। ठीक है। अरे बोलिए, तो इसको कैलकुलेट करिएगा, आपको मिलेगा 1/λ। पलट लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा लैम्डा। ठीक है। रही बात रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू की, तो बाबू रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10⁷। बोलो। हाँ ठीक है, वेरी गुड। पर मीटर क्या है? या फिर इसको पर एंगस्ट्रम में लिखना है, पर एंगस्ट्रम में लिखना है तो वही रहेगा 1.09 इंटू 10⁻, तब -3 और पर एंगस्ट्रम हो जाएगा। ठीक है। डिपेंड करता है कि आपको लैम्डा मीटर में चाहिए कि लैम्डा एंगस्ट्रम में चाहिए। एंगस्ट्रम में चाहिए तो आप ये यूज कर लीजिएगा, मीटर में चाहिए तो आप ये यूज कर लीजिएगा। बोलिए एक बार फिर से, 1.09 इंटू 10⁻7 पर मीटर, ना तो 1.09 इंटू 10⁻। कुछ किए नहीं ना रे, इसी में से तुम 10 घटाना लो, इसी में से क्या कर लो 10 7 में से 10 घटाओगे -3 नहीं आ जाएगा, तो वही लिखा हुआ है। एनसीईआरटी आप खोलिएगा तो इसमें इसकी वैल्यू गलत दी गई है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 1.03 इंटू 10⁻, सॉरी उस प्लस में होगा 1.03 इंटू 10⁻7 दिया हुआ है, जो कि गलत है, ये सही है। ठीक है। बोलो बाबू। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड या मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब हुआ एटम के बाहर, यानी कम से कम जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके ग्राउंड स्टेट से निकाल के इनफाइनाइट पे पहुंचा देने में, उसी एनर्जी को बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, आपको ग्राउंड स्टेट पता है क्या क्या होता है? n = 1 को बोला जाता है ग्राउंड स्टेट? नहीं बोला जाता है। किसको बोला जाता है? ग्राउंड स्टेट किसको बोला जाता है? जहां इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्टेबल हो वो उसका ग्राउंड स्टेट होता है। जैसे अगर एक एग्जांपल लिया जाए, मान लीजिए मैं सोडियम की बात करूं, हल्ला नहीं करिए, तो सोडियम के केस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब पहला इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहां जाएगा बताओ? मान लो कि सोडियम को जो भी प्रोटॉन्स वगैरह देनी थी, न्यूट्रॉन वो हमने दे दिया, न्यूक्लियस बना दिया, अब इलेक्ट्रॉन देने की बारी है। तो पहला इलेक्ट्रॉन पहले ही सेल में ना जाएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन का यही ग्राउंड स्टेट है। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी कहां जाएगा? इसी में जाएगा। तो इन दोनों का ग्राउंड स्टेट n = 1 है। लेकिन जब हम तीसरा इलेक्ट्रॉन देंगे, क्या इस घर में जगह है? नहीं है, तो तीसरा कहां जाएगा? इसमें जाएगा। तो अब इसका ग्राउंड स्टेट ये नहीं है, इसका ग्राउंड स्टेट ये है। ये तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां अपने आप को सबसे ज्यादा स्टेबल महसूस करेगा। और ऐसे ऐसे और कितने लोग होंगे इसमें? 8। अरे 8 लोग होते हैं इसमें टोटल। ठीक है, तो 3 हो गया, 4 5 6 7 और क्या 8। तो इन 8 का ग्राउंड स्टेट n = 2 है। बोलो। अब एक और बच गया कि नहीं? टोटल 11 ना होता है, तो उसको जब तुम इसको दोगे तो वो कहां चला जाएगा? n = 3 में चला जाएगा। उसका ग्राउंड स्टेट ये हो गया। बोलिए ना। तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हो तो सबसे पहले इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलता है? ये बाहर, ये निकलता है सबसे, ये आखिरी वाला कहिए, चाहे इधर से आइएगा तो सबसे पहला वाला ये इलेक्ट्रॉन होगा।
तो इसको इनफाइनाइट तक पहुंचाने में आपको जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको बोला जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। नाम से भी क्लियर है, आयोनाइजेशन का मतलब हुआ कि हम इसको आयन बनाने वाले हैं। आयन बनाने के लिए आपको या तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है। बोलो ना, तो हमको एनर्जी देना ना है, तो हम एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही ना। बोलिए, तो मिनिमम जितनी एनर्जी दे देने से ये एक आयन बन जाए, बोलिए ना, उसी को बोला जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हमारा जो कंसर्न होता है मेनली हाइड्रोजन के लिए होता है। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। बोलो, तो अगर हम बात करें फॉर क्या, बताइए, फॉर हाइड्रोजन एटम, बोलो ना, तो बेचारे के पास एगो प्रोटॉन होता है और एगो इलेक्ट्रॉन। इसी इलेक्ट्रॉन को ना कहाँ पहुंचा देना है, इनफाइनाइट पे पहुंचा देना है। नहीं समझ में आ रहा है? तो इनफाइनाइट की एनर्जी कितनी होती है? 0 होती है, पता है हम लोगों को। और यहाँ की एनर्जी कितनी होती है? यही ना ग्राउंड स्टेट है। तो एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट कितना होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक मिनट रुकिए, याद किया है हमने एनर्जी का फॉर्मूला है, जल्दी बोलिए। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो जेड की जगह पे कितना आएगा? 1। अब हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहां रहता है? n इज इक्वल्स टू 1 में ही रहता है। अरे यार, अगर हाइड्रोजन की बात की गई तो ग्राउंड स्टेट का मतलब हुआ कि मतलब हाइड्रोजन की बात की गई तो जेड इज इक्वल टू 1 तो ऐसे ही हो गया। ग्राउंड स्टेट का मतलब हुआ कि n इज इक्वल टू कितना होगा? अब यहाँ भी 1 डाल दीजिए, यहाँ भी 1 डाल दीजिए, तो ये सब मिलजुल के 1 हो जाएगा और आंसर कितना आएगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो, हाँ, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर हमको निकालना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी कितना होगा तो क्या करना होता है? ज्यादा एनर्जी में से कम एनर्जी को घटाना होता है ना। अरे यही ना, एनर्जी का गैप निकालना है हम लोगों को। तो ज्यादा एनर्जी का मतलब 0 में से एनर्जी ऑफ क्या, ग्राउंड स्टेट को आप घटा दीजिए। आप बताइए, 0 तो खैर ऐसा ही हो गया, ये माइनस ऑफ एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट हो गया कि नहीं? अब बताइए, एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट कितना है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिला जुला के हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही है आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये तो लॉजिकली क्लियर था। इसकी खुद की एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कम से कम हमको कितना एनर्जी देना पड़ेगा इसको इनफाइनाइट तक पहुंचाने के लिए? प्लस में दे दीजिए वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। खुद का है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपने दे दिया प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी कितनी हो गई? पहुंच जाएगा इनफाइनाइट पे। बोलो ना, तो कुछ नहीं करना है, जो ग्राउंड स्टेट वाली एनर्जी है ना उसका खाली माइनस हटा देना, वही आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाता है। बोलो ना, हाँ ठीक है। अब तुम बोलोगे कि सॉरी आप हटाने को बोल रहे हैं, आप लगा दिए। तो बात यह है कि लगा देने से भी तो हटिए ना जाएगा। हाँ, वही बात। ठीक, चलिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करेंगे। तो कहने का मतलब है कि हम कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें कि हम ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन को कहां तक पहुंचा सके? इनफाइनाइट तक पहुंचा सके। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को बोला जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकालना बहुत आसान है। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी अभी अभी हाइड्रोजन का कितना आया था? -13, सॉरी, आयोनाइजेशन एनर्जी में माइनस थोड़े लिखेंगे। अरे आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब हुआ हमको कितना देना है, तो हम जो दे रहे हैं उसमें अब हम माइनस थोड़े लिखेंगे। -13.6, वही ठीक है, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर तुमको आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकालना है तो बस ये E को गायब कर देना, हो जाएगा 13.6 वोल्ट। बहुत आसान है। आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या गायब कर देना, या यूं कहा जाए कि इसको तुम E से डिवाइड कर देना। आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकालना है तो आयोनाइजेशन एनर्जी को E से डिवाइड कर देना। तो E से डिवाइड करोगे तो E गायब हो जाएगा, 13.6 वोल्ट मिल जाएगा। अरे हो जाएगा ना। तो ये आसान चीज है, जब आएगा ऐसा कुछ तो हम लोग उस समय देखेंगे। ठीक है, नाउ हमको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन ये अभी इस पर आएंगे क्वेश्चंस पे, लेकिन कुछ और चीजें पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एटम।
एंड फॉर हाइड्रोजन एटम Z इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है। एंड द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर। अरे बाबू, तो जेड स्क्वायर का मतलब कितना, और डिवाइडेड बाई फॉर्मूला यही होता है। तो मिला जुला के एनर्जी कितनी आ गई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। अब देखिए n इज इक्वल्स टू 1 की बात करें अगर हम लोग, तब एनर्जी निकालोगे तो कितना निकलेगा, तो पहले तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर ना करोगे तो बाबू कुछ नहीं, इतना ही आएगा। तो ये n इज इक्वल, अच्छा इसको मैं E1 लिख दूं क्या, E1 स्टैंड्स फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन का ये एनर्जी है। बताओ E1 कितना आ रहा है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो माइनस कितना, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर हम बात करें n इज इक्वल टू 2 की, तो बाबू इसको हम लोग E2 लिख दें, कुछ नहीं यहाँ 2 रखना होगा, तो ये बन जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 रख दोगे तो 4 ना हो जाएगा। तो ये इसको कैलकुलेट करके देखना, 4 से कटेगा 3.4 आ रहा है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। नहीं समझे क्या, बोलो। n इज इक्वल टू 3 की बात करें, यानी हम E3 निकाल रहे हैं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ जब तुम 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 9। जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलिए जल्दी। चलिए हम बात करेंगे n इज इक्वल्स टू 4 की, तो इसको हम E4 से दिखा दें, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ 4 रखिएगा तो ये 16 हो जाएगा, और आपको आपका आंसर मिलेगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप n इज इक्वल टू 5 की बात करिएगा तो हम E4 ना निकाल, E5 ना निकाल रहे हैं, तो आप इस n की जगह पे क्या रखिएगा, 5 रखिएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 25 हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करिएगा, -0.54 आएगा, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल्स टू 6 की बात करिएगा तो आप E6 निकाल रहे हैं, यानी आप इस n की जगह पे क्या रखने वाले हैं, 6 रखने वाले हैं, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 6 के 36, और ये आएगा -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आई बात। तो बताओ, जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, शांत रहिए, इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन के पहले सेल में है, पहले ऑर्बिट में है, उसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर वो कूद के दूसरे ऑर्बिट में चला गया, आप जानते हैं ना ये कूद फान होते रहता है, तब उसकी एनर्जी हो जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो तीसरे ऑर्बिट में गया -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथे ऑर्बिट में गया -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पांचवें ऑर्बिट में गया -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, छठे ऑर्बिट में गया तो -0.38 इलेक्ट्रॉन, और इनफाइनाइट पे पहुंच गया, एनर्जी हो जाती है 0। इनफाइनाइट वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है। तुम क्या कर रहा है, बंद करिए उसको, सामने कर रहा है। इज इट क्लियर? यस। बात करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम की। इसमें हमको ना एनर्जी का एक, एनर्जी के लेवल को ड्रॉ करना होता है, माने जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसको हम सबसे नीचे ड्रॉ करेंगे, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसको हम थोड़ा ऊपर ड्रॉ करेंगे। अरे बोलना है ना, एनर्जी बढ़ते जाएगा तो लेवल भी बढ़ते जाएगा, ऐसा है। अब आप बताइए इस पूरे में सबसे कम एनर्जी कहाँ है, छठा में है, सबसे कम यही ना है, -0.38 सबसे कम है, अब -13.6 सबसे ज्यादा है। पागल हो गए, सबसे कम नेगेटिव में ज्यादा होने को कम होना कहा जाता है, ये सबसे कम है। अरे बोलो यार, तुम लोग करेगा जिंदगी में। तो सबसे कम एनर्जी को सबसे नीचे ड्रॉ करिएगा, n इज इक्वल टू 1 पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद कितना था, n इज इक्वल टू 2 का था -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो थोड़ा ऊपर ड्रॉ करिएगा। अरे बोलिए। उसके बाद -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो और ऊपर ड्रॉ करिएगा। उसके बाद -0.85, उसको और ऊपर, और बताइए,
54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऊपर आएगा और बताइए -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। उसके बाद अब हम तो ड्रॉ करें तो इनफाइनाइट गुना ड्रॉ करेंगे, लेकिन उतना जगह भी नहीं है, फुर्सत भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा डॉट डॉट दिखा देते हैं। अभी बीच में लाखों करोड़ों और ऑर्बिट्स होंगी, और जो सबसे आखिरी वाला n इज इनफाइनाइट पे होगा उसकी एनर्जी हो जाएगी 0 हो जाएगी। मतलब एनर्जी सबसे मिनिमम था, नेगेटिव में था, अब बढ़ते 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 एनर्जी कितना हो गया है, 0 हो गया, ठीक है। अरे बोलो। अच्छा एक बात और मुझको नहीं समझ में आ रहा है कि ये गैप लगातार क्यों कम होते गया है। लॉजिकल बात है कि सर मान लीजिए कि आपको 7-8 को ड्रॉ करना था, आप सर गैप नहीं ड्रॉ करते हैं, माने गैप अगर नहीं दिखाते इसमें तो सर वहां चला जाता। लॉजिकल बात है कि ये गैप अगर इतना है, अगला भी इतना ही देते, अगला भी इतना ही, तो अगला नहीं चला जाता यहाँ पे। सर हटाने के लिए आपने ऐसा किया होगा, ऐसा है, ऐसा ही है क्या? ऐसा नहीं है, हटाने के लिए मैंने नहीं किया है। एक्चुअली ये जो गैप है ना, वो सही में एनर्जी के गैप को ही दिखा रहा है। अब बताइए इन दोनों के बीच में एनर्जी का गैप कितने का है, तो आप इसमें से इसको घटाइए। एक काम करिए, आप 13.6 में से 3.4 को, माने बाकायदा तो इसमें से इसको घटाना है हमको, ये ज्यादा ये कम है, लेकिन न्यूमेरिकली आप घटाइए ना, इसमें से इसको घटाइए, 10.2 आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप है वो है 10.2, और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप होगा वो बताइए कितना आ रहा है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अरे घटा के देख लेना रे, 151 में से 34 घटाओ, हाँ इतना आ जाएगा लगभग लगभग, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो आएगा 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पता नहीं, मेरा दिल कहता है कि यही आना चाहिए, आप बताइए इतना आ रहा है कि नहीं? 0.66 आ रहा है। चलिए इन दोनों के बीच में 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है क्या? 0.31 आ रहा है। ओहो, इन दोनों के बीच में बताओ, तब इन दोनों के बीच में तो तब मुजाबानी है, 54 और 38 के बीच में 0.16 आएगा। तो ये हो गया 0. कितना, तो चूंकि ये एनर्जी का गैप लगातार कम होता जा रहा है, इन दोनों के बीच में ज्यादा है, इन दोनों के बीच में कम ना है, तो इसी के विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने एक्चुअल में गैप को भी क्या कर दिया है, ताकि आपको लगे कि इन दोनों के बीच में ज्यादा गैप है, इन दोनों के बीच में कम गैप है। क्लियर है ये? हाँ तो बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, वापस आते हैं हम इन क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस पे वापस आ जाते हैं। एक कुछ कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि फर्स्ट बोर ऑर्बिट की एनर्जी है इतनी, तो क्या हमको नहीं पता है? हमको नहीं पता है कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी होती है -13 तो ये हमको बता रहा है। कह रहा है कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट, हमको रटाया हुआ है। देखो बाबू, कोशिश करना है कि ये तुमको भी 2-3 को तो कम से कम याद हो जाए। देखो हमको तो सारा याद है, तो मैंने लिखा कैसे था, कैलकुलेट करके मैंने लिखा था। कह रहा है सब बोलिएगा। चलिए तो आप लोग दोहराइएगा, हम लोग सुर मिला के बोलेंगे, ठीक है। पहला का होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन, दूसरा का होता है, लिखता चलता है, 13.6 -3.4 -1.5। पहले तो लगातार कम करते जाइए, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू कम करते जाइएगा। -0.85 -0.54 -0.38। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है कि हमको भी मतलब किसी दिन बहुत फुर्सत से हम इसको रटे थे, ऐसा ईयर वाइज याद हो गया। जैसे 2014 में ये दोनों याद हो गया था, 2015 में याद हुआ, 16 में याद हुआ, 17 में याद हुआ, तो पढ़ाते पढ़ाते रटा जाता है। लेकिन तुम लोग भी याद रखोगे ना तो ऐसे ऐसे, अब जैसे याद रहता तो ये क्वेश्चन देख के हम लोग ठीक नहीं लगा देंगे, अदरवाइज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सेकंड बोर ऑर्बिट का एनर्जी हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहता है कि यूजिंग बोर्स पोस्टुलेट डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन दी nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब आपको देखिए, वो डेरिवेशन हमने किया था,
किया था ना। तो डेरिवेशन में आपको याद है हमने आर निकाला था। ओए डेरिवेशन में क्या निकाला था? तो पहले देखो तुमको, हाँ सही बोल रहे हो, पहले हमने क्या निकाला था? वी निकाला था। कैसे निकाला था? तो हमारे पास दो इक्वेशंस थी। एक इक्वेशन बाबू हमको मिला था सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये मिला था। है बोलना है। और दूसरा मिला था बोर के क्वांटम कंडीशन से एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके फिर हमको वी मिला था। अरे क्या मिला था? वी मिला था। तो वो भी कितना आया था? वी कितना आया था? 2.2 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर पर सेकेंड। और देखते हैं तुमको वो जेड और एन वाला कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं, कि कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा। एन बाई जेड हम मारेंगे 4 लात बस। एनर्जी का याद किए हो? एनर्जी में क्या आता है? एनर्जी में आता है जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। गजब कर रहे हो तुम। तो जेड बाई एन ना होगा, तो ये निकाल लेना होगा हमको। फिर उसके बाद v की इस वैल्यू को, किसको? v की इस वैल्यू को वो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपन 2 पाई में v की जगह डाल के r निकाल लेना होगा। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.529 एंगस्ट्रॉम। बोलो। अभी पलटता है, एन स्क्वायर बाई जेड होता है। वेलोसिटी और रेडियस में उल्टा रिश्ता है, रेडियस बढ़ते जाता है, वेलोसिटी कम होते जाती है, ऐसा कहानी है। तो ऐसा हो जाएगा। अब अगर हमको टाइम पीरियड निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी करेंगे। तो आर की जगह पे तब ये वाली वैल्यू पुट कर लेंगे, वी की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर लेंगे। पुट करने के बाद कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको तो रटाया हुआ है ना। 1.51 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 16 सेकेंड। और बताओ टाइम पीरियड है तो वो रेडियस वाला याद करो, एन स्क्वायर बाई जेड, उसी में कहो को बढ़ा लो, एन क्यूब बाई जेड का स्क्वायर। तो मतलब इतना सब करोगे और ये 2 नंबर का सवाल है, 2 मार्क्स का है। इतना सब करने के बाद हमको मिलेगा 2 नंबर। आपको बकायदा आर भी निकालना होगा, वी भी निकालना होगा। तो इस फॉर्मूले में आर और वी की वैल्यू को पुट करना होगा और तब आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास समय की कमी है ना, तो आप थोड़ा शॉर्टकट भी मान सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सिंस टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी एंड एज वी नो दैट आर इज इक्वल टू इतना होता है, आर इज इक्वल टू इतना होता है, वी इज इक्वल टू इतना होता है। पुट करके और उसके बाद हम लोग पाई की जगह पे रख देंगे 3.14। बोलो 2। और उसके बाद पुट करने के बाद कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमको ये याद है तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे। मेरे ख्याल से नंबर मिल जाना चाहिए, एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। ठीक है ये? चलो ठीक है। बोलता है डिटरमाइन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इज इक्वल टू क्या? 3 ऑर्बिट ऑफ एच ई। तो बाबू अगर बात हीलियम की हो रही है का मतलब जेड बराबर कितना आ गया? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है ना, हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है। और एन इज इक्वल टू कितने की बात हो रही है? 3 की बात हो रही है। तो इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी का फॉर्मूला 2.2 इंटू 10 टू दी पावर 10 टू दी पावर 6 मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी में आता है जेड बाई एन। हम जेड की जगह पे रख देंगे 2, एन की जगह पे रख देंगे 3। उसके बाद हमसे ये कैलकुलेट हो जाएगा। अरे कैलकुलेशन ही है भाई, और कुछ है थोड़े, कर लेंगे हम लोग। ये कह रहा है ग्राउंड स्टेट एनर्जी इतना है। व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट या इन दिस स्टेट? तो पहले बताओ टोटल एनर्जी कितना दे दिया है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और रिलेशन हमने क्या पढ़ा है कि टोटल एनर्जी बाबू काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव होता है और पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है। अब यहां से हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए इस माइनस साइन को इधर भेज दें। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का नेगेटिव होगा। तो बताइए टोटल एनर्जी है कितना? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी बाबू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? रही बात पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का डबल होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू क्या? टोटल एनर्जी। तो 2 इंटू टोटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है,
मल्टीप्लाई करिएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, तो 27.2 आता है, 27 पॉइंट कितना 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गई कितनी, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। इस रिलेशन का यूज हुआ है, क्लियर है। सीबीएसई एनसीईआरटी का भी हालांकि ये सवाल है, सीबीएसई में 10-11 पूछा है। कह रहा है डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितने का डिफरेंस है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है, सेपरेट 2 एनर्जी लेवल्स। अच्छा, तो एक लेवल ऊपर होगा, एक लेवल नीचे होगा, और ऊपर वाले को हम लोग N2 बोल रहे हैं, नीचे वाले को क्या बोल रहे हैं, और यही जो गैप दिया है दोनों के बीच में वो कितना दिया है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। इसका मतलब हुआ ना कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के यहां आएगा, नहीं ना समझे तुम, वो इतनी ही एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन एटम मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम अपर लेवल टू दी लोअर लेवल। यही बात है। क्या बताइए, इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां आता है तो वो जो फोटोन रिलीज करेगा, बोलिए उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो पहले तो बताओ, एनर्जी तो दिया हुआ है ना हमको, कितना दिया हुआ है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम जानते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन होता है H इंटू न्यू। दो फॉर्मूला होता है, H इंटू न्यू और HC अपॉन लैम्डा। सिचुएशन के हिसाब से कब क्या पूछ रहा है हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। फिलहाल इसमें फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो एनर्जी की जगह H इंटू 2.3 और इलेक्ट्रॉन है ना, तो E की जगह पे आप रख लीजिए 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। इससे ये जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, जूल में। अरे किस में, बोलो बाबू, तुम E की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दोगे ना, तो अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किस में बदल चुका है, जूल में बदल चुका है। जूल में क्यों बदला है मैंने, क्योंकि मुझको तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, H को नीचे लेके जाना है, और ये 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल, H की वैल्यू होती है 6.626। कैलकुलेशन को लेंदी मत करिए, 6.6 ही रहने दीजिए। बोलिए, इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल, तो जूल से जूल कट गया, और 1/सेकंड को क्या बाबू, सॉरी 34, हाँ जूल से जूल कट गया, और 1/सेकंड को क्या बोला जाता है, हर्ट्ज बोला जाता है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने करना क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, पहले तो काट कूट लीजिएगा अगर कुछ कट रहा हो तो, 2 से तो ऑब्वियसली कटेगा, फिर मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड करके, और ये पावर वाली चीजों को तो खैर आसानी से आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, और आंसर किस में आ जाएगा आपका, हर्ट्ज में आ जाएगा। ठीक है, तो मिला जुला के मतलब सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बोल रहा है शो दैट, हो गया, छोड़ देता हूँ, रुको अभी टाइम है, नहीं हो गया ना, एक मिनट रुकिए तो सही। शो दैट द रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम वेरीज एज क्या, n²। तो रेडियस का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, क्या फॉर्मूला है, 0.529 एंगस्ट्रॉम n² बाई क्या, जेड पढ़ा है। मतलब इसी को प्रूफ करना है आपको, क्या करना है, तो वही 2 इक्वेशंस लिखेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन प्ले करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसे एक इक्वेशन मिलेगा। MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 तो उसे एक इक्वेशन मिलेगा। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके V निकालेंगे, और MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 में हम V की जगह पे वो वैल्यू डाल देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, R मिलेगा, तो ये मिलेगा। तो जब ये फॉर्मूला मिल जाएगा तो बोल देंगे इट इज क्लियर दैट रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर है। नहीं समझे। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड, सुनो बस ये आखिरी है पक्का। कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड, तो पीरियड का मतलब टाइम पीरियड होता है। क्या मतलब होता है, टाइम पीरियड आपको बताना है। किसका बताना है, हाइड्रोजन के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में मूव कर रहे इलेक्ट्रॉन का। द सवाल इज कि व्हाट इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। आता हूं यहाँ, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट यहाँ देखिएगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा। इसको बोला जाता है ग्राउंड स्टेट। क्या बोला जाता है, n इज इक्वल टू 1 को क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन का एकलौता इलेक्ट्रॉन कहाँ रहना पसंद करेगा, यही रहना पसंद करेगा, तो इसको क्या बोला जाएगा, ग्राउंड स्टेट।
इसी को बोला जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये हो जाएगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये हो जाएगा फोर्थ एक्साइटेड, ये हो जाएगा फिफ्थ, ये हो जाएगा रन। वो तो इनफाइनाइट पे चला गया। तो यहां एक ट्विस्ट है बाबू। अगर बोलेगा फोर्थ एक्साइटेड स्टेट तो n बराबर 4 लेने का है, n एक बढ़ा के लेना पड़ता है। ये ट्विस्ट है छोटा सा। तो हड़बड़ा के ऐसा होता है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से हो जाए, इसको सिली मिस्टेक कहा जाता है। नहीं समझे? अब बहुत सारा क्वेश्चन, 1 घंटा में हमको मान लो 30 को क्वेश्चन बनाना है? अब उसी में कहीं बोल दिया कि फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, तो गलती से हो जाता है n बराबर कितना 5, जबकि फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ n बराबर 6। ये समझिएगा, ठीक है? तो मिला जुला के देखा जाए तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ना, हाइड्रोजन के लिए बोलिए ना, तो n की जगह हम कितना लेंगे? कैलकुलेट करने को बोल रहा है, फाइंड करने को नहीं बोल रहा है। तो फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, n इज इक्वल टू क्या ले लीजिएगा 2 और z इज इक्वल टू कितना 1, क्योंकि ये हाइड्रोजन है। अब फॉर्मूला देखो तब टाइम पीरियड का याद रहेगा तब ना बनेगा। 1.51 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 सेकेंड रेडियस वाला ही ना आता है, यानी n स्क्वायर बाई जेड ना करके n क्यूब बाई जेड का स्क्वायर करेंगे, बस हो गया। n की जगह पे हम डाल देंगे 2, z की जगह डाल देंगे 1, कैलकुलेट कर लेंगे, हमको मिल जाएगा। सही है? चलिए ठीक है, तब ये सब ट्राई करिएगा। और अरे अब मैं करा नहीं रहा हूं यार, सरेंडर मैं करा नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप ये सब ट्राई कर लीजिएगा। आपको कल बुक मिलेगा इसका, लेकिन पीडीएफ में डाल दूंगा ताकि आप क्वेश्चंस ट्राई कर सकें। कल इस चैप्टर का आखिरी क्लास होगा, ये भाई 2-2 3-3 दिन का ही अब ये सब बचा हुआ, ठीक है?